ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे ये एक सिंपल सा सेल है, मैंने इसमें कुछ भी मार्क नहीं किया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं, बस तुम्हें बस ये बताने के लिए कि यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी, बट हम लोगों ने इतना सीख लिया कि किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर मुझे पोटेंशियल निकालना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ये बात तो हम लोग को समझ में आ गई, बट यहाँ पे एक साथ एक बात और भी जान सकते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसमें स्टैंडर्ड लगा के आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। बट ऐसा कब बोल सकते हैं? ऐसा हम तभी बोल सकते हैं जब हमारे पास ये ऐसी कंडीशंस अवेलेबल हो, जब मेरा ये जो भी रॉड है, एग्जांपल के तौर पे कॉपर, जिंक, कुछ भी है, अगर उसका कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो, ठीक है, 1 मोलर उसका कंसेंट्रेशन हो और साथ के साथ 298 केल्विन टेम्परेचर हो। 298 केल्विन टेम्परेचर कितना हो जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यानी दोनों कंडीशंस अगर हो रही होंगी, सेटिस्फाई हो रही होंगी, तब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और अभी तक हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकाला है वो स्टैंडर्ड ही था, तो हमारे पास आंसर सबके लिए है कि अगर मेरे पास स्टैंडर्ड गिवन है तो ये है। बट क्या हो अगर मैं कंसेंट्रेशन में चेंज लिया हूं, तो एक हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे 1 मोलर का कंसेंट्रेशन दिया जाए, और हमेशा ऐसा नहीं होगा मेरे को 298 केल्विन ही दिया जाए। क्या हो अगर मैं टेम्परेचर बदल दूं, क्या हो अगर मैं वो बदल दूं, क्या कहते हैं, कंसेंट्रेशन बदल दूं, तब हम किस चीज की मदद लेंगे? तो ऐसे केस में हम मदद लेते हैं एक नई इक्वेशन की, और उसको बोलते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। अब ये जो नर्न्स्ट इक्वेशन है, सिंपली किस तरीके से काम करती है, ऐसी इक्वेशन है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपल एक फॉर्मूला है। अब यहां पे इस चीज को कैसे यूज किया जाता है, समझ लो। मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसका n पॉजिटिव चार्ज है, एग्जांपल के तौर पे ले लो ऐसे जिंक का 2 पॉजिटिव चार्ज है। मान लो उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएंगे, तो जिंक वापस से जिंक बन जाएगा, है कि नहीं? तो तुम देख रहे हो यहाँ पे 2 पॉजिटिव था और यहाँ पे 0 हो गया, तो पॉजिटिव से 0 जा रहा है, यानी घट रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। और ये बात मैं तुम्हें लास्ट क्लास में भी समझा चुका हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा हम रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ही लेते हैं। चाहे किसी भी तरीके का सेल हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है तो हम उसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर देते थे, ये बात याद रखो। तो अगर जिंक जिसका मेजरली ऑक्सीडेशन होता है, बट फिर भी हम उसको रिडक्शन में ही लिखेंगे, तो इक्वेशन बनी ही रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, तो ध्यान रखना। यहां तुम देख सकते हो इस एलिमेंट का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब इस चीज को अगर मैं लिखने जाऊं इक्वेशन में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी कंसेंट्रेशन पे, इसका क्या मतलब है, यानी कुछ भी ऐसा कंसेंट्रेशन दिया जा सकता है जब अगर वो स्टैंडर्ड ना हो। तो कहने का मतलब मैंने तुम्हें जैसे कि बताया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये है किसी भी कंडीशन में, किसी भी। तो कहने का मतलब ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू होगी 298 केल्विन, और जो कंसेंट्रेशन होगा वो कितना होगा, 1 मोलर होगा। बट इसके अलावा कुछ भी टेम्परेचर अगर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, या फिर मैंने कुछ भी अगर कंसेंट्रेशन बदल दिया 1 मोलर के अलावा, नॉट इक्वल टू 1 मोलर, तो इसके अलावा कुछ भी कर दिया, तो वो ये है। अगर तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी किसी भी कंडीशन में, तो तुम इस इक्वेशन की मदद लोगे। अब ये तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी लास्ट क्लास में, अगर तुम लोग को याद हो। कॉपर के लिए निकाली थी और किसके लिए निकाली थी, जिंक के लिए निकाली थी। जिंक के लिए इसकी वैल्यू थी -0.76, कॉपर के लिए कितनी थी, 0.34। तो ये सब वैल्यूज तुम्हें गिवन होंगी, ये वैल्यू गिवन है। तो अब रही बात इन चीजों की, अब ये सारी की सारी क्या भसड़ है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो R है, ये R होता है गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसके बारे में मैं तुमसे पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूं। ये चीज हम लोगों ने वैसे मेजरली तो 11th क्लास में पढ़ते हैं कि गैस के लिए भी हमें गैस कांस्टेंट बनाते हैं कि अलग अलग गैस अलग अलग तरीके से कैसे बिहेव करते हैं। बट ओवरऑल ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, और इसकी वैल्यू भी तुम्हें गिवन होगी। और यहाँ पे T क्या है, T है टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, T तो टेम्परेचर हो गया, है ना। अब यहाँ पे और क्या चीज है, N क्या होता है, ध्यान रखना, N है सबसे इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कहने का मतलब जैसा कि अभी मैंने जिंक का एग्जांपल दिया था, तो जिंक के में क्या होता है, 2 पॉजिटिव होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होंगे। तो तुम देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड है, 2, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और आखिरी बात, ये F क्या है, तो ये जो F है, ये F कुछ ज्यादा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, F होता है फैराडे, ठीक है। और ये जो फैराडे है बेसिकली किसकी
किसकी यूनिट है? चार्ज की यूनिटी होती है। जैसे कूलम्ब एक चार्ज की यूनिट है, वैसे ही फैराडे भी चार्ज की यूनिट है। यहां बस फर्क ये होता है कि ये जो एक फैराडे होता है वो किसके बराबर होता है? 96500 कूलम्ब के बराबर होता है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 96485 के आसपास होता है, बट अप्रोक्सीमेट तुम इसको यूज कर सकते हो, काम चल जाएगा तुम्हारा। तो एक फैराडे कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, वो चार्ज की है एक यूनिट है। जैसे कूलम्ब थी वैसे ही फैराडे है, बस वही फर्क है कि कूलम्ब चार्ज की ऐसा यूनिट है और फैराडे ज्यादा नॉर्मली यूज नहीं होती, इस कंडीशन में यूज होगी क्योंकि चार्ज तुम्हें पता है कूलम्ब बहुत ही एक छोटी यूनिट होती है, तो बार बार उसको कन्वर्ट ना करना पड़े इसीलिए फैराडे को यूज किया जाता है। तो ये था एक रिलेशनशिप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में। हालांकि इसको मैं अपने तरफ से एक तरीके से ये बोलूंगा कि ये एक्चुअल फॉर्म है, ये एक्चुअल मतलब जो नर्न्स इक्वेशन होती है वो इस तरीके से ही लिखी जाती है, बट जब तुम एक क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने जाओगे ना तो इस तरीके से सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट इसको ही हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ कुछ वैल्यूज प्लेस करके इसको थोड़ा सा आसान बना सकते हैं, और आसान बनाने के बाद फिर इसको यूज करना भी आसान हो जाता है। अब वो उसको हम बोलेंगे एक तरीके से डिफरेंट फॉर्म, जिसको हम ज्यादा यूज करेंगे, बट थ्योरेटिकली तुम्हें इसके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखो, किसी भी एक फॉर्मूले को समझने के लिए मेन होता है उसके कंपोनेंट्स को समझना, उसकी वैल्यूज क्या है, यहां पे इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, हर एक चीज का मतलब क्या है। ठीक है, रही बात ये तो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन तुम्हें सिंपली बोला जाएगा कि 1 मोलर 2 मोलर, ये वाली बात होती है। तो यहां बाकी सारी चीजें अगर समझ में आ गई तो बहुत, यही बस तुम्हें नर्न्स इक्वेशन समझ में आ गई। तो देखो, अब बात कर लेते हैं बेसिकली इसके मोस्ट यूज्ड फॉर्म की। जब इससे पहले जो हमने करा ना वो बेसिकली न्यूमेरिकल में तुम्हें यूज होता हुआ नजर नहीं आएगा, हाँ, बट ये जो फॉर्म अब हम करने वाले हैं ये ज्यादा यूज होता हुआ नजर आएगा। कैसे? ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एक चीज की वैल्यू तुम्हें पता हो सकती है, और एक एक चीज की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे एक नई इक्वेशन, मतलब नई क्या, इसी का ही एक अच्छा फॉर्म बन के आ जाएगा। जैसे सबसे पहले आर क्या है? गैस कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इनवर्स, ये होती है सबसे आर की वैल्यू। ये एक कंडीशन है, आर एक गैस कांस्टेंट है जैसे कि मैंने बताया। अब इसके बारे में बहुत डीप नहीं जा सकते क्योंकि 11th क्लास का कांसेप्ट है, बट इतना समझ लो ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये हो गया गैस कांस्टेंट की वैल्यू। टेम्परेचर, जस्ट इन केस मान लो अभी भी तुमसे 298 केल्विन ही दिया हुआ है, और मेजरली क्वेश्चंस में 298 केल्विन ही देता है। अब तुम बोलोगे भैया फिर फर्क क्या हुआ? आपने अभी तो बोला था कि कंसेंट्रेशन में या फिर टेम्परेचर में बदलाव आएगा तो ऐसा होता है। देखो, यहां टेम्परेचर अभी भी सेम है, बट क्या चेंज हो सकता है? कंसंट्रेशन अभी भी चेंज हो सकता है, और मेजरली क्वेश्चन में वही चीज चेंज की जाती है। तो कभी कभी क्या 90% टाइम्स तुम्हें टेम्परेचर 298 केल्विन ही देगा। तो जैसे ही 298 केल्विन देगा यहां पुट करा जा सकता है। और क्या दे सकता है? एन की वैल्यू, जो कि अभी हमें नहीं पता। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग उस पर डिपेंड करेगी। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर में 1 पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉपर में 2 पॉजिटिव भी हो सकता है। आयरन की बात करूं तो आयरन में 2 पॉजिटिव भी हो सकता है, 3 पॉजिटिव भी हो सकता है। तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 1 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। और अगली चीज है एफ, और एफ की वैल्यू जैसे कि मैंने तुम्हें बताया 96500 कूलम्ब होती है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, बेसिकली एफ भी एक उसी की यूनिट ही है, चार्ज की यूनिट है। तो इसकी जगह 96500, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, 486 487 के आसपास होता है, बट अप्रॉक्सीमेट ले लिया गया। अब ये सारी वैल्यूज यहां डाल सकते हैं, और भी एक और चीज, और वो है एम की कंसेंट्रेशन। एम की कंसेंट्रेशन का क्या मतलब है? एक सॉलिड फॉर्म में जब कंसेंट्रेशन देखी जाएगी तो हम जब भी किसी लिक्विड की या सॉलिड की इस फॉर्म में कंसेंट्रेशन लिखते हैं तो हम 1 लेके चलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरे पास जिंक पड़ा है, आयरन पड़ा है, सिर्फ ये पड़े हैं, तो इनकी कंसेंट्रेशन ना बदलती नहीं है, तो इसकी कंसेंट्रेशन हम 1 लेके चल सकते हैं। अगर प्रेशर वगैरह सही हो तो ये लेके चल सकते हैं। चेंज इसकी कंसेंट्रेशन तब होती है जब इनके ऊपर चार्ज आना शुरू हो जाता है, तो ये आता है तब बहुत सारा बदलाव आता है जो कि नीचे वाले में है। बट इसकी वैल्यू 1 ली जा सकती है, और 1 ही लेनी है, तुम्हें टेंशन बिल्कुल लेनी ही नहीं है। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन m की कितनी होगी? 1। जैसे ही ये सारी वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या होगा कि वो वाली चीज, यानी ये जो है ये तो ज्यों का त्यों ही आ जाएगा। यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो तो ये बस वही है कि लिखने का तरीका है। कहने का मतलब एक मेटल m था, जो मतलब एक मेटल m था जिसका n पॉजिटिव चार्ज था, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 जो भी, और 4 नहीं 2 और 3 कुछ भी, और यहां से यहाँ पे कन्वर्ट हो गया।
गया, ठीक है। और ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसकी वैल्यू तुम्हें मोस्ट ऑफ द केसेस में दी हुई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। अब इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे, आर की, टी की, एफ की, जो कि यहाँ पे है आर है, टी है, एफ है। और वैल्यूज पुट करने के बाद और एक और चीज की वैल्यू पुट करने के बाद, और वो क्या है, ln बेसिकली। अब तुम लोगों को लॉग के बारे में अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं एक छोटा सा बता देता हूं तुम लोग को। लॉग होते हैं दो टाइप के, एक होता है लॉग बेस, बेसिकली लॉग के ना बेस होते हैं, ठीक है। एक होता है लॉग बेस ई और एक होता है लॉग बेस 10, ठीक है। ये होता है लॉग बेस ई। ये वाला जो लॉग है ये तुम मैथ में पढ़ोगे बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये वाला जो लॉग है ये तुम पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर। फर्क क्या होता है, फर्क होता है ये एक्सपोनेंशियल वाला लॉग होता है, इसको कैलकुलेशन में ज्यादा यूज नहीं करते। कहने का मतलब जो तुमने लॉग की टेबल वगैरह देखी होगी वो इसके ऊपर बेस्ड होती है। तो ये इससे सॉल्व करना, मतलब इसमें वैल्यूज पुट करना, कोई नंबर पुट करना ज्यादा आसान होता है क्योंकि हमारे पास इसकी पूरी टेबल है। तो इसकी टेबल है यानी अगर इसको सॉल्व करना आसान होगा, और केमिस्ट्री में हम इसे यूज भी ज्यादा करते हैं। तो अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्या करो, इसको इससे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी इस पूरी चीज को अगर मुझे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से। यानी यहां पे क्या क्या आ गई वैल्यूज, देखो 2.303 आ गई, ठीक है। फिर आर की जगह मेरे पास 8.314 आ गया, है ना। फिर मेरे पास टेम्परेचर की जगह कितना आ गया कि ये 298 केल्विन आ गया। एन की वैल्यू पता नहीं और एफ की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 96500। तो देखो इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है, बट इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास एक आंसर आता है। तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बुक्स में भी प्रेजेंट है, और वो प्रेजेंट ही इसीलिए ताकि तुम इसको यूज कर सको। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद फाइनली आंसर आता है 0.0591, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आती है और 0.0591 अपॉन में n, ठीक है। लॉग पहले ln लिखा था, वो इसीलिए लिखा था क्योंकि वो बेस e रिप्रेजेंट कर रहा था, और लॉग बेस 10 को हम लॉग लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह तो 1 आ गया और इसकी जगह क्या लिख देंगे, m n पॉजिटिव। अब ये आ गई तुम्हारे पास नई इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है ये बहुत हद तक ज्यादा अच्छी है और ज्यादा यूज आराम से इसका भी तुम्हारा यही होगा। देखो क्यों, पहले तुम्हारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज पता होती तब जाके तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता। अब 1 2 और 3, सिर्फ 3 वैल्यूज तुम्हें पता और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो कितना फर्क आ गया। तो कैलकुलेशन भी अब आसान हो गई और टेंशन भी तुम्हारा कम हो गया। तो ये इक्वेशन बस तब यूज कर सकते हो जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो। हाँ, अगर ये कंडीशन क्वेश्चन में बदल दी गई तो तुम्हें फिर से ये करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन में बदली नहीं जाती, इसीलिए ये यूज्ड फॉर्म ज्यादा है, इसीलिए इसको नाम दिया है मैंने मोस्ट यूज्ड फॉर्म। मतलब मैंने नाम दिया, ऐसा बुक्स में नहीं है, तुम अपनी तरफ से कोई और नाम दे सकते हो, ये सिर्फ समझने के लिए मैं कुछ चीजें बोल देता हूं। तो ये था नर्स्ट इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। अब इसके और भी कुछ कुछ तरीके हैं, मैं चाहूं तो सारा नर्स्ट इक्वेशन एक क्लास में करा सकता हूं, बट फायदा नहीं, हम उसको पार्ट्स में करेंगे। 3 नर्स्ट पार्ट के, मतलब नर्स्ट इक्वेशन के 3 अलग अलग हिस्सों में करेंगे। आज के हिस्से में हमने सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाले वो चीज देखी, ठीक है। अगली क्लास में कुछ और देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।